जी, बाहर से किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है, अंदर से फट रहा है और इतनी फॉल्ट लाइंस अब हो गई हैं कि अब जो है पाकिस्तान का बचना मुमकिन है और यही भारत चाहता है, क्योंकि भारत की ख्वाहिश है कि हमारी आर्म फोर्सेस कमज़ोर हों और उससे यकीनन पाकिस्तान कमज़ोर होगा और ये उसकी ख्वाहिश है। और फिर सारे मामले में कश्मीर का इशू भी सामने रखिए, तो भारत की ये ख्वाहिश है कि गहरी नजर है जो इंडिया है। इंडिया की तरफ से जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट यानी एक सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने आज तो यू आर सिटिंग ऑन द, वो कहते हैं ना, आज तो आप तो घर में, आज तो आप बम के बैठे हो, बम के ऊपर बैठे हैं आप तो। टुडे यू आर सिटिंग, यू आर लुक सो वीक एज अ कंट्री, यू लुक वर्स देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके तो बहुत हालात खराब नजर आ रहे हैं, बहुत हालात खराब। कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी हैं। पाकिस्तान की जो है वो मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आप क्या देखती हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी हैं या पाकिस्तान के जो, क्योंकि पाकिस्तान में एक फंक्शनिंग तो डेमोक्रेसी जरूरत ही नहीं है। ये इंप्रेशन भी तो आपकी खुद की कंट्री से आया ना, ये हम तो नहीं कह रहे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो पॉपकॉर्न लेके बैठे होंगे, जिनको मजा आ रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो कभी इंडिया नहीं कर पाया जो इमरान खान ने करके दिखा दिया है। बट आई थिंक थोड़ा सा तो ईस्ट पाकिस्तान की एनोलॉजी है वो आप आजकल के हालात पे मत लगाइए। ईस्ट पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश बना, ठीक है हमारी भी गलतियां हो सकती हैं और थी, लेकिन इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ईस्ट पाकिस्तान में भारत का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर ताला साजिश से लेकर जिस तरह मुक्ति बहानी उन्होंने बनाई, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि मुक्ति बहानी बनाने में भारत का हाथ रहा है। तो अब पहले पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डर से कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी और इमरान खान अब खुलेआम अपनी सेना और आईएसआई के खिलाफ हो गए हैं। और इमरान खान को परसों गोली लगने के बाद तो लोग सरेआम अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। भारत पाकिस्तान को गृह युद्ध में उलझाकर पीओके पर कब्जा कर लेगा। आइए आप भी सुने। जी, बाहर से किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है, अंदर से फट रहा है और इतनी फॉल्ट लाइंस अब हो गई हैं कि अब जो है पाकिस्तान का बचना मुमकिन है। हमें समझना चाहिए वो यही है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्म फोर्सेस हैं या आईएसआई है, उनके और पाकिस्तानी पब्लिक के दरमियान खलीज पैदा की जाए। जो एक एतमाद की सूरत हाल है उसको उसमें दरारें डाली जाएं, और यही भारत चाहता है, क्योंकि भारत की ख्वाहिश है कि हमारी आर्म फोर्सेस कमज़ोर हों और उससे यकीनन पाकिस्तान कमज़ोर होगा और ये उसकी ख्वाहिश है। और फिर सारे मामले में कश्मीर का इशू भी सामने रखिए, तो भारत की ये ख्वाहिश है कि आर्म फोर्सेस पे, आईएसआई पे पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठें, अंदर से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करें और ये खलीज बढ़ती रहे। तो अब इसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो बात भी करें, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से माज़ी में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, अब भी शायद हो रही हैं। जिस मिसाल के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ तो जो प्रेशर हुआ अनप्रेसिडेंटेड, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ईस्ट पाकिस्तान की एनोलॉजी है वो आप आजकल के हालात पे मत लगाइए। ईस्ट पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश बना, ठीक है हमारी भी गलतियां हो सकती हैं और थी, लेकिन इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ईस्ट पाकिस्तान में भारत का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर ताला साजिश से लेकर जिस तरह मुक्ति बहानी उन्होंने बनाई, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि मुक्ति बहानी बनाने में भारत का हाथ रहा है। तो अभी भी भारत, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि फुट सोल्जर्स जो हैं, जो इस्तेमाल होते हैं लोग, ऑपरेटिव्स, उनको मालूम नहीं होता कि वो मास्टरमाइंड कौन है, फाइनेंसियर कौन है, उनको तो बस पैसे मिल जाते हैं।
और बहुत से लोग इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो टीटीपी के हों या और जितनी भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक बड़ी जो 5th या 6th जनरेशन वॉरफेयर इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, ये बड़े हसास मामले हैं। तो हमारे सियासतदानों को भी थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि किस तरह क्या मौका महल है और हम किसके नैरेटिव को आगे लेकर जा रहे हैं। यही नजर है जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट यानी एक सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पड़ोसी मुल्कों के अंदर वो जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के ऊपर जो चढ़ के लगे हैं वो देर वहां वीडियोस चल रही हैं आपकी। हाँ सर, ये क्यों? मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या कंट्रीज क्यों इतने मतलब डरे हुए हैं, या जिस तरह भारत की तरफ से पैगाम आया तो किस चीज का खर्चा है? उस पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं दूसरे उस पे पोर्शन पे आता हूं आलिया, कि इस वक्त दुनिया रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले तो दुनिया का कंसर्न ये है कि आप वाहिद मुल्क जो है वो क्लेम करते हैं कि वी आर एटॉमिक पावर। जब वो स्टेटस आप क्लेम करते हैं यू बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल। खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो चीजों को डैमेज किया, एक ये भी चीज साथ है उसके कि इन्होंने सियासत और जमहूरियत के अंदर एक ऐसी रवश इंट्रोड्यूस कराई है कि असली चेहरा, असली मकासद नजर ही नहीं आ रहे। इस्लाम का चेहरा बना के साथ वो जिस तरीके से वो देखे ना, दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने हर पार्टी का मैंडेट छीन के अपने नीचे ले गए। मौलवियों का मैंडेट भी रख लिया अमर बिन मारूफ बना के, गद्दारी का फौज से छीन लिया, वफादारी का उनसे, और पार्टी और जेलों की डाल दी है, दमादम मस्त कलंदर वो डाल दिया। बस 3 in 1 करके जब पेश किया जाना तो उस पार्टी में तो पॉपुलर होना ही होना था। और दूसरा, मैं हमेशा ये चीज को कहता हूं, खान साहब को ये नहीं पता कि किसी बस अड्डे के ऊपर वहां किसी रीच की मदारी हो तो वहां भी इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जितने आप लेके फिर रहे हैं। पंजाबी तो पार्टी लोग हैं, पार्टी पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खाबे खाते हैं। खान साहब, ये आपके पीछे आप ये कहें ना कि अगर ये जंगे लड़ेंगे तो ये पानीपत में भी जंगे नहीं लड़ते थे जिनकी आप बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप चढ़े हुए हैं। ये आपके ट्रेलर का किस दिन टायर फटा तो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आज ये भी कहता हूं, खान साहब कहते हैं ये 3 लोगों ने किया है, वो 3 लोगों ने किया होता तो उनकी गोलियां मिस नहीं होती। अगर किसी ने प्लान किया होता तो इस तरह नहीं होना था। उस बंदे की गोली कंटेनर पे गई ही नहीं, वो तो उसका फासला ही नीचे था। और फिर पांव में गोलियां नहीं लगती हैं अगर 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 अदारे इस तरह प्लान बना के आए। खान साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया होता तो पांव में गोलियां नहीं फिर लगती। अगले मेक श्योर करते हैं कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि मैं तशद्दुद पसंद इंसान ही नहीं हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बर्बादी अपने सामने देख रहा हूं और उसके लिए मैं बिल्कुल मैं जज्बाती हूं उस मामले में। बिल्कुल मेरी मादरे मिल्लत है और मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आई एम वेरी टेंस विद इट, वेरी टेंस, इट्स वेरी पर्सनल। जी शाहिद साहब, दैट इज ऑब्वियस। वो तो नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये तस्वीर जा रही है और हर एक डर के देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और अब क्या होने लगा। सर, ये पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो चुका है, पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी हैं, पाकिस्तान की जो है वो मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आप क्या देखती हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी हैं, या पाकिस्तान के जो, क्योंकि पाकिस्तान में एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, खुद के जो लीडरान हैं जब भी उनको थोड़ी बहुत एड के लिए ना, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स खुद ही देते रहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, अगर आप हमें एड नहीं देंगे तो आपके लिए मसला होगा। आई थिंक वो खुद दुनिया को ना ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक न्यूक्लियर पावर होना दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। फिर ऊपर से आपके शेख रशीद जैसे आपके इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं जो ऐसे स्टेटमेंट्स तक दे चुके हैं। वो टैक्टिकल न्यूक्स की बेसिकली बात कर रहे थे जिनकी शॉर्ट रेंज होती है। वो कहते हैं कि हम ऐसे हमारे पास न्यूक्स हैं कि अगर इंडिया ने कोई भी खुराफात की तो हम चलाएंगे, जो मुसलमानों को तो हर्ट नहीं करेंगे, वो जाके सीधे काफिरों को अटैक करेंगे। ये तहासुर देने के लिए पूरा क्रेडिट मैं आपके खुद के जो लीडर्स हैं उनको दूंगी, आपके खुद के मीडिया के कुछ लोग हैं उनको दूंगी, जो हॉक्स हैं वो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ भी होंगे। बट पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत ज्यादा बात होती है। आप इंडिया में अगर देखेंगे ना तो हर तरह की बात होती है, बट न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई बात नहीं करता, बिकॉज हमने शुरू से एक इम्प्रेशन भी यहाँ पे यही है। और ऑफ कोर्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इन चीज़ों को लेके वो इसकी सेंसिटिविटी समझती है। अलबत्ता यही कोशिश है कि
हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी जो सुप्रीम इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए और उनके और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान बेतमादी की फ़ज़ा कायम हो जाए। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है और ख़ास तौर पे हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है। और रियासत से कोई शख्स भी बालातर नहीं है, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई जनरल हो, कोई भी हो, पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान के मामले में जो है कोई ऐसा हमें और लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें लोग आते जाते रहेंगे। हमें ये काम करना है कि पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करना है और अपने दुश्मनों को ये मौका नहीं देना कि वो हमारी कमज़ोरियों को मज़ीद हमें कमज़ोर करें। हमें उस कमज़ोरियों का इजाला करना है, उनको अपनी ताकत में बदलना है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि हम में कितना सियासी शऊर मौजूद है। पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कौन बचाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इन दोनों में से, पार्टियों में से, मुझे इस वक्त जो अगर शर्मिंदगी है जो इस्टेब्लिशमेंट पर है, मुझे इन पे शर्मिंदगी नहीं है। उनको चाहिए, उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन्होंने कस्में खाई हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, इन्होंने कस्में नहीं खाई हैं। तो मुझे उन पे आज अफसोस हो रहा है कि वो मिनट घंटे, मैं पहले कहता था दिनों में डिसीजन होना चाहिए, आज तो यू आर सिटिंग ऑन द, वो कहते हैं ना, आज तो आप तो घर में, आज तो आप बम के ऊपर बैठे हैं। आप तो टुडे यू आर सिटिंग, यू आर लुक सो वीक एज अ कंट्री, यू लुक वर्स देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके तो बहुत हालात खराब नजर आ रहे हैं, बहुत हालात खराब। लेकिन इस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा, मेरी समझ से बाहर है। भाई या उसको इस्लामाबाद दे दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाओ ना यार, अगर चाहते हो तो दे दो उसको यार, तो अपना पाकिस्तान तो बचाओ ना, या उसको दे दो, ले जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस, या उसको रोको। फिर इन दोनों में से एक डिसीजन लो, लेकिन जल्दी लो। अच्छा, एक बात है, पूरी दुनिया से लोगों ने क्रिटिसाइज किया या सिंपैथी शो की या लाइक मैसेजेस भेजे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैसेज नहीं भेजा। व्हाट डू यू थिंक? आई नो यू डोंट स्पीक फॉर द फॉरेन ऑफिस एंड फॉर द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, so what do you think, why neighboring country प्राइम मिनिस्टर मोदी तो जो है वो, आई थिंक वंस एक दफ़ा क्रिकेट मैच हो रहा था तो इमरान खान साहब गए थे, तो आई थिंक इमरान खान ने रिक्वेस्ट किया दैट ही वांटेड टू मीट मोदी साहब, तो ज़ाहिर बात है मुलाकात भी हुई। तो व्हाई देयर इज़ नो सच स्टेटमेंट, क्योंकि कभी उनके दौरे मुलाकात नहीं थी, उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं इमरान खान को, या कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ही नेवर मेट इमरान खान, आई थिंक। तो आप इसको कैसे देखती हैं, व्हाई देयर इज नो स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर सच, जैसे पूरी दुनिया से आई है, व्हाइट हाउस ने भी कहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी भी हैं। कभी भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। पर जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया है, पास्ट में उन्होंने, मेरे ख्याल से जब इमरान खान साहब वाज डायग्नोज्ड विद कोविड, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी आदत के लिए एक ट्वीट पोस्ट किया था। फिर शिरीन मज़ारी साहिबा ने कहा ऐसे बंदे की तो हमें चाहिए ही नहीं, ये कौन होता है हमारे कप्तान के हाल चाल पूछने वाला। तो आई थिंक इंडिया को जो फॉरेन ऑफिस है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसको दुनिया भर में काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, और वो सर्टेनली एक ऐसे बंदे के साथ अब इस लेवल पे आके आई डोंट थिंक वो एसोसिएट करना चाह रहे होंगे, जो पर्सनल अटैक्स में इंडल्ज करे। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को बड़ा ज़्यादा पर्सनली भी अटैक किया है। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो अब एसोसिएट ही ना करना चाह रहे हो इमरान खान के साथ, कि भाई हमें पाकिस्तान को उस एक सिचुएशन में लेके आए हैं जहाँ से ये तासुर तो आ ही रहा है कि आप लोग जो है इंटरनली काफ़ी अभी इम्प्लोजन वाली स्टेट में हैं। आप देखें, आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुद कह रहे हैं कि हम असला लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। शहबाज गिल ने कितने महीने पहले ये चीज़ बोल दी थी कि आप ज़्यादा जो पंजाबीज़ हैं हमें ज़्यादा ना हड़काएँ, वरना आपको पता है केपीके में लोगों के पास कितना असला है। ये तो बड़ी अननेचुरल सी चीज़ है ना। हमने सब देखा है पाकिस्तान में, बट कभी ये नहीं देखा कि जो कोई लीडर ऐसा आए जो प्रोविंसेस को फेडरेशन के अगेंस्ट पिट कर दे। तो इमरान खान ने वो चीज़ कर दी है in the race of being perceived as probably the best Musliman or the best Ghazi or the best Hafiz of Pakistan. I don't know उनका क्या एजेंडा है। जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। He just wants to live off taxpayers' money forever. He's a vanity leader. वो चाहते हैं मेरे मुंह पे पूरा दिन लाइटें पड़ी रहें, कैमरे लगे रहें,
लोग मेरी वाह करते रहे, बोले कितने स्मार्ट है खान साहब, कितनी अच्छी है, वर्जिश करते हैं, कंटेनर पे भी वो वर्जिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है उनको कोई एजेंडा ही नहीं है, वो बस पावर में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की यह हमेशा से परंपरा रही है कि चाहे पाकिस्तान में कोई छोटा मसला हो या कोई बड़ा मामला हो, पाकिस्तान उन सब के लिए भारत पर दोष डालकर वहाँ के नेता, मिलिट्री के शासक, ब्यूरोक्रेट सभी अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। हमको तो लगता है कि पाकिस्तान में अगर बारिश भी हो तो उन्हें यह लगेगा कि भारत ही पाकिस्तान में बारिश करा रहा है, या फिर सूखा हो तो सूखा पैदा कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान बना ही गलत आधार पर था। दो कौमी नज़रिया कोई नज़रिया नहीं था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे। पाकिस्तान ने अलग देश तो बना लिया, लेकिन वहाँ पर जो आज की स्थिति है, स्थिति यह है कि अब वहाँ पर कोई आपस में रहने लायक एक साथ तैयार ही नहीं है। वहाँ पहले सेना के डर से, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI के डर से लोग इकट्ठे रहते थे, राजनीतिक पार्टियाँ डिसिप्लिन में रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसी का डर लोगों के मन से जा रहा है, क्योंकि डर दिखाकर ये खुफिया एजेंसियाँ वहाँ के राजनीतिक दलों को लड़ाती थी जो बात नहीं मानते थे। भले वे निर्वाचन के आधार पर चुनाव जीत कर सत्ता में आए हैं, उन्हें सत्ता से बेदखल करके मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, और फिर मार्शल लॉ की आड़ में या कोई अगर सत्ता में पाकिस्तानी सेना के मदद के बदौलत आता है तो उसके जरिए पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स होते हैं वे खूब माल कमाते थे, भ्रष्टाचार में लगे रहते थे। लेकिन इस भ्रष्टाचार और उनकी बेईमानी की नीयत की पोल अब पाकिस्तानी जनता के सामने खुल रही है, और पाकिस्तानी जनता अब सरेआम पाकिस्तानी सेना के लोगों को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सड़क उतर कर गाली दे रही है, और अब वे बेसहाय लगते हैं, क्योंकि उनकी जो इतने दिनों से 75 साल से जो उनका दबदबा बना था वह दबदबा खत्म नजर आता है। लेकिन उन सब के पीछे उनको भी भारत का ही हाथ दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत उन्हें कमज़ोर करके फिर 1971 में जैसे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, बांग्लादेश बन गया, फिर भारत वही कारनामा करने जा रहा है। अगर पाकिस्तान भारत को दुश्मन नंबर 1 समझता है तो फिर भारत से अगर यह कारनामा कुछ किया जाता है तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए। दुश्मन अगर भारत है तो अपना दुश्मनी का बदला तो लेगा ही, लेकिन पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान को $34 बिलियन का इस साल कर्ज की अदायगी दूसरे देशों को करनी है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में अब अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में यह तय किया जा रहा है कि अगला सेना प्रमुख कौन होगा। यानी पाकिस्तान की मूल समस्या भूखमरी, बीमारी या दूसरे आर्थिक कारण नहीं है। मुख्य समस्या पाकिस्तान की लगता है कि केवल अब वहाँ रह गया है कि वहाँ सेना का प्रमुख कौन बनता है। अगर ऐसी स्थिति किसी देश में है, अगर कोई देश इतना मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है तो फिर उस देश का कोई भी भला नहीं कर सकता। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अपने से अंदर से विस्फोट होकर फिर से वही हो जाएगा जैसा कि पहले भारत के विलय के समय, भारत से अलग होने के समय था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।